डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बीए प्रथम वर्ष राजनीति विज्ञान विषय के फर्स्ट पेपर राजनीतिक सिद्धांत के एक महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं और वो महत्वपूर्ण टॉपिक शक्ति की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ पावर। शक्ति क्या है, इसका अर्थ क्या है, यह अपना कार्य कैसे करती है, राजनीति विज्ञान में इसका क्या महत्व है, शक्ति प्राप्ति के साधन क्या है और शक्ति का किस प्रकार से विश्लेषण किया जा सकता है आदि बिंदुओं पर हम आज के इस वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं। हम अपना क्लास शुरू करें उससे पहले आप सभी से आग्रह कि आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो हम चलिए बात करते हैं पावर के बारे में, कॉन्सेप्ट ऑफ पावर, शक्ति की अवधारणा। तो शक्ति की अवधारणा हम देखें कि आधुनिक राजनीति विज्ञान में समाज में व्यवस्था बनाए रखने के और व्यक्ति का जो व्यवहार है, राजनीतिक व्यवहार है, उस राजनीतिक व्यवहार को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन किया जाता है। तो आधुनिक समय में हम देखें कि व्यक्ति के राजनीतिक व्यवहार को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे महत्वपूर्ण तत्व जिसे माना जाता है वो किसको माना जाता है साहब? शक्ति को। अर्थात शक्ति ही वह तत्व है जो कि व्यक्तियों के व्यवहार को अत्यधिक मात्रा में प्रभावित करता है। तो आधुनिक राजनीति वैज्ञानिकों का इस बात पर विशेष आग्रह रहा, इस बात पर विशेष बल रहा कि राजनीति विज्ञान में इसका अध्ययन किया जाना चाहिए, शक्ति का अध्ययन किया जाना चाहिए कि शक्ति किस प्रकार व्यक्ति के राजनीतिक व्यवहार को प्रभावित करती है या समाज में जो विभिन्न राजनीतिक संस्थाएं जो हैं उन राजनीतिक संस्थाओं की प्रक्रिया को किस प्रकार संचालित होने में शक्ति महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किस प्रकार करती है। ये एक ऐसे तथ्य हैं, ऐसे प्रश्न हैं जो कि आधुनिक राजनीति वैज्ञानिकों के लिए जिनका समाधान करना आवश्यक प्रतीत हो जाता है। प्राचीन राजनीति शास्त्र भी शक्ति के अध्ययन को महत्व देता था। हम बात करें भारतीय प्राचीन राजनीतिक चिंतन में, कौटिल्य की बात करें, अगर हम भारतीय राजनीतिक चिंतन में देखें, किसकी बात करें? कौटिल्य की बात करें, तो कौटिल्य भी एक यथार्थवादी दृष्टिकोण का समर्थक है और यथार्थवाद राजनीति विज्ञान में वह दृष्टिकोण है, वह सिद्धांत है जो अपने केंद्र में किसका अध्ययन करना चाहता है, केंद्र में किसको रखना चाहता है? शक्ति को रखना चाहता है। तो कौटिल्य ने भी कहा कि राज्य का आधार, समाज का आधार क्या है? शक्ति है। तो यथार्थवादी सिद्धांत और आधुनिक राजनीति विज्ञान की अगर हम बात करें तो शक्ति को बड़ा महत्वपूर्ण तत्व माना जाता है। तो शक्ति है क्या, इसका अर्थ क्या है, इसकी परिभाषा क्या है आदि की हम आगे बढ़ते हुए बात कर रहे हैं। तो शक्ति के बारे में कहा जाता है कि शक्ति जो है वह एक दूसरों के व्यवहार को प्रभावित करने की क्षमता अथवा योग्यता है। अर्थात हम अपने आदेशों की पालना दूसरे से करा सकें। अब दूसरों से अपने आदेशों की पालना किस आधार पर कर सकते हैं? तो वह आधार क्या है? शक्ति है। तो दूसरों के व्यवहार को प्रभावित करने की क्षमता अथवा योग्यता क्या कहलाती है? शक्ति कहलाती है। कि दूसरों से अपने आदेशों की पालना कराना, दूसरों के व्यवहार को अपने लक्ष्यों के अनुरूप निर्देशित करना, नियमित करना, वो क्या कहलाएगा? शक्ति कहलाएगा। तो देखिए, शक्ति दो पक्षों के बीच में एक संबंध हो गया। दो पक्ष, एक जिसके पास शक्ति है और दूसरा जिसके ऊपर शक्ति का प्रयोग किया जा रहा है। तो ये दो पक्ष हो गए और इन दो पक्षों के बीच में हम एक संबंध देखने को मिलता है और इसी संबंध को किस नाम से जाना जा रहा है? शक्ति के नाम से जाना जा रहा है। शक्ति की राजनीति शास्त्रों में कई सारे राजनीति शास्त्रियों ने अपने अपने हिसाब से इसको परिभाषित करने का प्रयत्न किया और शक्ति को इतना महत्वपूर्ण माना जाने लगा आधुनिक राजनीति विज्ञान में कि प्रत्येक राजनीति शास्त्री अपने अध्ययन में इसको शामिल जरूर करता है। तो आइए हम बात करें परिभाषाओं की। तो सबसे पहले हम बात करें रॉबर्ट बायस्टीड के बारे में। रॉबर्ट बायस्टीड शक्ति के बारे में कहता है कि देखिए, शक्ति बल प्रयोग की योग्यता है, शक्ति बल प्रयोग की योग्यता है, ना कि उसका वास्तविक प्रयोग। तो यहां समझने की बात यह है कि रॉबर्ट बायस्टीड के अनुसार शक्ति में इसका क्या नहीं किया जाता? वास्तविक प्रयोग नहीं किया जाता, अपितु दूसरों से अपने आदेशों की पालना कराई जाने की योग्यता ही क्या कहलाती है? शक्ति कहलाती है। अगर मान लीजिए इसका वास्तविक प्रयोग हो गया तो वो तो क्या हो जाएगा?
भौतिक बल का अगर हमने प्रयोग कर दिया तो वो क्या हो जाएगा, बल हो जाएगा। तो शक्ति किससे अलग है, बल से अलग है। दूसरा है, एक बहुत बड़े यथार्थवादी राजनीतिक सिद्धांत शास्त्री हुए, अमेरिकी राजनीतिक सिद्धांत शास्त्री हुए, जिनका नाम है हंस जे मार्गेनथाउ। मार्गेनथाउ महोदय ने भी शक्ति को परिभाषित करने का कार्य किया और उन्होंने शक्ति के बारे में एक बड़ी महत्वपूर्ण अवधारणा का प्रतिपादन किया। यथार्थवादी राजनीतिक सिद्धांत शास्त्री होने के कारण मार्गेनथाउ कहते हैं कि देखिए साहब, शक्ति जो है वो दो पक्षों के बीच में एक कैसा संबंध है, मनोवैज्ञानिक संबंध है। इस साइकोलॉजिकल रिलेशन बिटवीन टू ए साइकोलॉजिकल रिलेशन, पावर इज ए साइकोलॉजिकल रिलेशन के रूप में, एक मनोवैज्ञानिक संबंध के रूप में, एक जिनके पास शक्ति है और जिसके पास शक्ति नहीं है, तो इसके द्वारा इसके ऊपर किसका प्रयोग किया जाता है, शक्ति का प्रयोग किया जाता है अपने आदेशों की पालना और उसके व्यवहार को अपने अनुसार निर्देशित करना, नियमित करना, ये किसके माध्यम से किया जाता है, शक्ति के माध्यम से। तो मार्गेनथाउ क्या कहता है, मार्गेनथाउ शक्ति को प्रयोग करने वाले और जिनके ऊपर शक्ति का प्रयोग किया जा रहा है, इन दो पक्षों के बीच में एक मनोवैज्ञानिक संबंध है और जिसके माध्यम से हम दूसरे के ऊपर अपना नियंत्रण स्थापित कर सकते हैं, दूसरे से अपने आदेशों की पालना करा सकते हैं। इसी प्रकार आर्गेनस्की महोदय ने भी शक्ति को इस प्रकार से परिभाषित किया है। आर्गेनस्की महोदय कह रहे हैं कि शक्ति दूसरों के व्यवहार को अपने लक्ष्यों के अनुसार प्रभावित करने की क्षमता है। कैपेसिटी टू इफेक्ट अदर्स बिहेवियर अकॉर्डिंग टू अवर गोल्स, कि हम अपने लक्ष्यों के अनुसार दूसरों के आचरण को, दूसरों के व्यवहार को क्या कर सकें, प्रभावित कर सकें, मोड़ सकें, उसी क्षमता को आर्गेनस्की महोदय क्या नाम दे रहे हैं, शक्ति का नाम दे रहे हैं। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि यहाँ शक्ति के अध्ययन में दो चीजें दिखाई दे रही है कि एक तो यह एक मनोवैज्ञानिक संबंध है, साइकोलॉजिकल रिलेशन है, और यह मनोवैज्ञानिक संबंध दो पक्षों के बीच में होता है, एक जिसके पास शक्ति है और दूसरा जिसके ऊपर शक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो शक्ति दूसरों से अपने आदेशों की पालना कराने की क्षमता अथवा योग्यता है। ठीक है। अब और भी आधुनिक राजनीति शास्त्रियों में, राजनीति विज्ञान में अन्य आधुनिक राजनीति शास्त्रियों ने भी शक्ति का अध्ययन किया। प्रमुख तौर पर नाम लिया जाता है कैटलिन का। कैटलिन ने तो साहब राजनीति विज्ञान में शक्ति का इतना महत्व माना कि उसने राजनीति विज्ञान को नाम दे दिया शक्ति का विज्ञान, द साइंस ऑफ पावर, कि राजनीति विज्ञान के केंद्र में अगर कोई महत्वपूर्ण चीज है तो वो क्या है साहब, शक्ति है। इसी कारण कैटलिन राजनीति विज्ञान को किसका विज्ञान कह रहा है, शक्ति का विज्ञान कह रहा है। लास्वेल, कैप्लान और हर्बर्ट साइमन, ये सब यथार्थवादी राजनीति शास्त्री हैं। तो ये शक्ति को एक नए रूप में देख रहे हैं। ये शक्ति को किस रूप में देख रहे हैं, ये शक्ति को एक प्रभाव प्रक्रिया के रूप में देख रहे हैं, इन्फ्लुएंस प्रोसेस के रूप में देख रहे हैं। अर्थात दूसरों के व्यवहार को प्रभावित करना ही इनके अनुसार क्या है, शक्ति है, कि दूसरों के व्यवहार को इस प्रकार प्रभावित किया जाए कि हम स्वतः ही वह हमारे आदेशों की पालना करें, हम जैसा कहें वैसी बात मानने को वो क्या हो जाए, तैयार हो जाए। तो इसी क्षमता को, इसी प्रक्रिया को, जिसको कि लास्वेल, हर्बर्ट साइमन आदि राजनीति शास्त्री एक प्रभाव प्रक्रिया के रूप में देख रहे हैं। हम देखें कि शक्ति जो है एक बहुआयामी तत्व है। मैकाइवर ने भी इस शक्ति का अध्ययन किया और इस मैकाइवर महोदय ने शक्ति को कहा कि साहब मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस है, बहुआयामी तत्व है शक्ति। बहुआयामी तत्व है कि साहब कई सारी चीजों से मिलकर के बनती है शक्ति। ऐसा नहीं है कि हमने अपना आदेश दिया, सामने वाले ने उसको पालना कर दी, इतना सीधा नहीं है। अपितु ऐसा होने में कई सारी चीजें अपना योगदान देती हैं। और वो चीजें क्या है, तो मैकाइवर कहते हैं कि साहब जैसे हम जनरली उदाहरण के तौर पर बात करें, जैसे हम कहते हैं कि साहब मंत्रिमंडल के ऊपर प्रधानमंत्री की शक्ति होती है, मंत्रिमंडल के ऊपर प्रधानमंत्री की शक्ति होती है। तो मंत्रिमंडल के ऊपर प्रधानमंत्री की शक्ति तो है, पर प्रधानमंत्री का व्यक्तित्व कैसा है, प्रधानमंत्री के पास विश्वास मत कितना है, प्रधानमंत्री की पार्टी में स्थिति कैसी है, आदि चीजें जो है वो चीजें मंत्रिमंडल पर उसके नियंत्रण को क्या करती हैं, यथार्थवादी तरीके से अगर हम देखें तो प्रभावित करती हैं। तो इस प्रकार मैकाइवर
शक्ति को बहुआयामी तत्व के रूप में देखते हैं। जब हमने इतनी सारी परिभाषाओं के बारे में बात की तो शक्ति के बारे में ये तीन धारणाएं हमारे सामने, तीन तत्व हमारे सामने निकल करके आते हैं। कौन कौन से तीन तत्व हैं ये? एक तो देखिए साहब, शक्ति जो है वो दो पक्षों के बीच में एक संबंध है। शक्ति दो पक्षों के बीच में संबंध है। एक तो जिसमें हमें सीधे सीधे तौर पर उच्च और अधीनस्थ का संबंध दिखाई देता है। उच्च जिनके पास शक्ति है और अधीनस्थ जिनके ऊपर शक्ति का प्रयोग किया जाना है। तो यह एक प्रकार का एक उच्च और अधीनस्थ का क्या है, दो पक्षों के बीच में संबंध है। दूसरा तत्व यह है कि राजनीतिक शक्ति का प्रयोग सदैव जनता के ऊपर किया जाता है। राजनीतिक शक्ति का प्रयोग किसके ऊपर? जनता के ऊपर, अंततः जनता के ऊपर प्रयोग किया जाता है। और तीसरा तत्व यह है कि शक्ति एक मनोवैज्ञानिक संबंध है, अर्थात यह शक्ति हमें दिखाई नहीं देती, हमें क्या, हमें प्रत्यक्ष रूप में दिखाई नहीं देती, अपितु हमें किस रूप में दिखाई देती है? ये एक संबंध के रूप में, एक मानसिक संबंध के रूप में। जिनके पास शक्ति होती है वो आदेश देते हैं और जिनके ऊपर प्रयोग किया जाता है वो उन आदेशों की पालना करते हैं, बात खत्म। तो इस प्रकार से यह एक मनोवैज्ञानिक संबंध के रूप में हमें दिखाई देती है। परंतु हम शक्ति को कई बार प्रॉपर अगर समझ नहीं पाए तो हमारा क्या हो जाता है, शक्ति को हम गलत समझ लेते हैं। शक्ति को कई बार हम किसके बराबर समझ लेते हैं? बल के बराबर समझ लेते हैं। कई बार शक्ति को प्रभाव के बराबर समझ लेते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। शक्ति और बल दोनों एक दूसरे से अलग भी हैं और दोनों एक दूसरे पर निर्भर भी करते हैं। तो देखिए, बल तो क्या है? बल जो हमें भौतिक रूप में दिखाई देती है, जैसे हमने किसी के ऊपर दंड का प्रयोग किया या हम देखें कि हमने उसके ऊपर कोई ताकत का प्रयोग किया तो वह क्या कहलाएगा? बल कहलाएगा। तो ये बल जो है वह शक्ति का दृश्य रूप है। वह शक्ति का कैसा रूप है? दृश्य रूप है। और बल का अप्रच्छन्न रूप जो दिखाई नहीं देता वो क्या है साहब? शक्ति है। तो इस प्रकार बल और शक्ति जो है दोनों कई बार हमें एक साथ भी देखने को मिलते हैं और कई बार ये हमें अलग अलग भी देखने को मिलते हैं। जैसा कि रॉबर्ट बॉयस्टाइन ने कहा था कि शक्ति बल प्रयोग की योग्यता है, न कि उसका वास्तविक प्रयोग। तो हम जरूरी नहीं है कि शक्ति का प्रयोग करते समय किसको प्रयोग करें? बल को प्रयोग करें, ऐसा जरूरी नहीं है। शक्ति और बल कई बार तो हम कह सकते हैं कि शक्ति अप्रकट तत्व है, अर्थात हमें प्रत्यक्ष रूप में दिखाई नहीं देती, जबकि बल प्रकट तत्व है जो कि हमें सीधे सीधे तौर पर साफ साफ क्या होता है? दिखाई देता है। और बल का अर्थ है कि दंड का अथवा प्रतिबंधों का प्रयोग करना, और जिसमें हम देख सकते हैं कि कोई साधारण जुर्माने का प्रयोग कर दिया हमने, या हम किसी के ऊपर और कारावास का दंड दे दिया, तो ये सब किसके उदाहरण है साहब? ये बल प्रयोग के उदाहरण है। जैसे पुलिस ने कार्रवाई कर दी, लाठीचार्ज कर दिया, बल प्रयोग कर दिया, तो ये सीधा सीधा किसका उदाहरण हो गया? बल का उदाहरण हो गया। वहां हमें क्या नहीं दिखाई दे रही? शक्ति दिखाई नहीं दे रही। तो ये एक दोनों कई बार एक दूसरे से मिले हुए दिखाई देते हैं, परंतु इन दोनों में पर्याप्त मात्रा में शक्ति और बल में अंतर है। इसी प्रकार हम बात करें शक्ति और प्रभाव के बीच संबंध की, शक्ति और प्रभाव के बीच संबंध की, तो हम देखें कि साहब शक्ति और प्रभाव भी कई बार हमें समानार्थक एक जैसे दिखाई देते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। शक्ति और प्रभाव के बीच में हमें समानताएं भी दिखाई देती हैं और असमानताएं भी दिखाई देती हैं। देखिए, शक्ति और प्रभाव दोनों ही एक संबंधात्मक है, बौद्धिक है, अर्थात शक्ति और प्रभाव दोनों में हमें क्या देखने को मिलता है? संबंध। एक तो जिसके पास प्रभाव होता है और जो दूसरा जो प्रभावित होता है। तो जो प्रभावित होता है वह जिससे प्रभावित होता है उसकी बातों का अनुसरण करता है, उसकी बातों को मानता है और वो जैसा कहता है। तो देखिए, प्रभाव में भी हमें क्या दिखाई दे रहा है? शक्ति की तरह एक संबंध दिखाई देता है। तो शक्ति और प्रभाव दोनों संबंधात्मक हैं, दोनों बौद्धिक भी हैं। कई बार प्रभाव शक्ति उत्पन्न करता है, प्रभाव से शक्ति उत्पन्न होती है, परंतु शक्ति से क्या नहीं होता साहब? शक्ति प्रभाव को उत्पन्न करती है। दोनों एक दूसरे को रिप्रोड्यूस कर रही है। प्रभाव शक्ति पैदा कर रही है और शक्ति क्या पैदा कर रहा है? प्रभाव पैदा कर रहा है। और कई बार हमें ऐसा भी देखने को मिलता है कि शक्ति और प्रभाव दोनों के दर्शन एक ही व्यक्ति में, कि वह शक्ति भी अपने पास रखता है और पर्याप्त मात्रा में उसका प्रभाव भी है लोगों के ऊपर। तो दोनों चीजें एक जगह ही हमें देखने को मिल सकती हैं। कई बार ऐसा भी है कि दोनों चीजें हमें अलग अलग व्यक्तियों में देखने को मिलती हैं। तो ये दोनों में एक समानताएं भी है, कुछ असमानताएं भी इन दोनों के बीच में देखने को मिलती हैं। शक्ति दमनात्मक होती है, इसमें कठोर
दंड, कारावास, आर्थिक जुर्माना आदि की बात की जाती है, जबकि प्रभाव में ऐसा नहीं है। प्रभाव में तो हम अनुग्रह करते हैं, आग्रह करते हैं, अगर मान जाए तो ठीक है, नहीं कोई बात नहीं, जब तक चल जाए काम ठीक है। तो प्रभाव और शक्ति में अंतर भी है। इसके अलावा शक्ति प्राय शक्ति धारक के पास एक स्वतंत्र तत्व के रूप में होती है, जबकि प्रभाव डिपेंड करता है सामने वाले के ऊपर कि वो प्रभावित होता है अथवा नहीं। तो प्रभाव एक संबंधात्मक होता है और जबकि शक्ति जो होती है वो स्वतंत्र होती है। शक्ति को अप्रजातंत्रात्मक माना जाता है और प्रभाव को प्रजातंत्रात्मक माना जाता है कि लोग आसानी से प्रभावित अगर हो गए सीधे सीधे तौर पर तो उसकी बातों को लॉन्ग लास्टिंग काफ़ी लंबे समय तक उसका अनुसरण करते हैं। जैसे हम देखें भारत में राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी की अगर हम बात करें तो महात्मा गांधी का प्रभाव लोगों के ऊपर था। महात्मा गांधी ने जैसा कहा लोगों ने वैसे किया। गांधी ने कहा कि साहब भारत छोड़ो आंदोलन चलाना है या असहयोग आंदोलन चलाना है या नमक सत्याग्रह चलाना है, तो लोगों ने जैसा गांधी ने कहा वैसा वैसा गांधी की बातों को लोगों ने माना। तो गांधी के पास असीमित रूप में क्या था? प्रभाव था। गांधी के पास शक्ति तो थी नहीं कि साहब उसके पास, पर उसके पास एक प्रभाव था है। तो इस प्रकार दोनों एक दूसरे पर हमें कई बार ये दोनों अलग अलग व्यक्तियों में देखने को मिलती हैं, कई बार दोनों एक ही व्यक्ति में हमें देखने को मिल जाती हैं। तो शक्ति और प्रभाव के बीच हम एक बात करें तो दोनों कैसी है? संबंधात्मक है। परंतु शक्ति क्या है? शक्ति दमनात्मक है, प्रभाव आग्रह पर आधारित है, अनुनयात्मक है, अनुनय पर आधारित है किस पर आधारित है? रेस्पॉन्स पर आधारित है। अगर सामने वाले ने अगर उसको स्वीकार कर लिया तो ही वो बात मानेगा, अदरवाइज उसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसके अलावा शक्ति और औचित्यपूर्णता, देखिए औचित्यपूर्णता होता है तार्किक आधार, जिसका कोई ना कोई उचित आधार हो। जब किसी भी शक्ति में हम देखें क्या जुड़ जाए, कोई तार्किक आधार हो जाए, अर्थात लोग उसको उचित मानकर उसका क्या करें? स्वाभाविक रूप से पालन करें। तो शक्ति में अगर औचित्यपूर्णता जुड़ जाती है तो वह शक्ति किस में बदल जाती है? सत्ता में बदल जाती है। सरकारों की शक्ति का आधार क्या है? सत्ता है, क्योंकि जिस सरकार को लोग चुनते हैं और उस सरकार के द्वारा जो आदेश दिए जाते हैं, कानून बनाए जाते हैं, उन कानूनों को लोग स्वतः ही मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि उस सरकार को भी किसने चुना? जनता ने चुना। तो वह सरकार की क्या हो गई? सत्ता हो गई। तो देखिए शक्ति असंस्थात्मक होती है। शक्ति की बात करें तो हम असंस्थात्मक होती है, और शक्ति देखें तो अदृश्यात्मक होती है, अस्पष्ट होती है, निरंकुश होती है, जबकि सत्ता ज्यादा स्पष्ट होती है, संस्थात्मक होती है, प्रतिबंधों के भीतर काम करती है। और प्रजातंत्रात्मक शासन प्रणालियों में हमें क्या दिखाई देती है? सत्ता दिखाई देती है, क्योंकि उसका आधार कैसा होता है? औचित्यपूर्ण होता है। तो शक्ति के साथ जब एक तत्व जुड़ जाता है क्या? औचित्यपूर्णता, तो वह शक्ति किस में बदल जाती है? सत्ता में बदल जाती है। एक जर्मनी के समाजशास्त्री हुए मैक्स वेबर ने इस औचित्यपूर्ण शक्ति का अध्ययन किया था। मैक्स वेबर जर्मन समाजशास्त्री हैं। वो जर्मन समाजशास्त्री मैक्स वेबर ने इसका औचित्यपूर्ण शक्ति का अध्ययन किया, जिसे हम सत्ता भी कह रहे हैं। और उसने अपने विश्लेषण के आधार पर पाया कि सत्ता 3 प्रकार की होती है। व्हाट आर दीज 3 टाइप्स? तो उसने बताया जिसका पहला प्रकार है कानूनी अथवा बौद्धिक, अर्थात सत्ता ऐसी जिसका आधार क्या हो? कोई ना कोई कानून हो, अर्थात अथवा जो लोगों की बुद्धि पर उचित प्रतीत होती है। लोग उसको उचित इसलिए मानते हैं कि उस सत्ता का आधार क्या है? कानून है। जैसे भारत में राष्ट्रपति की, राज्यपाल की, मुख्यमंत्री की, प्रधानमंत्री की सत्ता जो है वह औचित्यपूर्ण कानूनी, क्योंकि वह संविधान में उल्लेखित है, संविधान के आधार पर वो अपने पद का प्रयोग कर रहे हैं। तो उस प्रकार की सत्ता किसका उदाहरण है? कानूनी अथवा बौद्धिक सत्ता का उदाहरण है। दूसरा उदाहरण बताया उन्होंने परंपरागत सत्ता। सत्ता का वह रूप जो कुछ नैतिक मूल्यों और परंपराओं पर आधारित होता है, उसको किसने क्या नाम दिया? परंपरागत सत्ता का। जैसे ब्रिटेन में सम्राट जो है वो किसका रूप है? साहब परंपरागत सत्ता का। वंश परंपरा के आधार पर, आनुवंशिक आधार पर वह अपना पद ग्रहण करता है। बड़े बड़े धर्मगुरुओं की सत्ता जो है वह किसका उदाहरण है? परंपरागत सत्ता का उदाहरण है। तो सत्ता का वह रूप जो परंपराओं पर आधारित है। और तीसरा प्रकार है करिश्माती सत्ता, करिश्मेटिक लीडरशिप। कुछ लोगों के व्यक्तित्व में कुछ ऐसे गुण होते हैं जो लोगों को आकर्षित करते हैं, जो लोग उनसे प्रभावित करते हैं और उनकी बातों को मानते हैं, स्वीकार करते हैं। तो उस तरह की सत्ता को क्या कहते हैं? करिश्माती सत्ता कहते हैं।
हम देखें कि करिश्माती सत्ता भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी के पास थी, या स्वतंत्रता के पश्चात आज़ादी के बाद अगर हम देखें तो नेहरू के पास, अगर हम देखें लंबे समय तक इंदिरा गांधी ने भी इस करिश्माती सत्ता का प्रयोग किया। तो ये करिश्माती सत्ता जो है, लोगों के व्यक्तित्व में कुछ ऐसे मूल्य होते हैं जो दूसरों को प्रभावित करते हैं। तो इस प्रकार ये करिश्माती सत्ता के 3 प्रकार मैक्स वेबर द्वारा बताए गए। अब शक्ति के स्रोत क्या है? व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ पावर? तो शक्ति के स्रोतों की अगर हम बात करें तो शक्ति का स्रोत है सब आकार। शक्ति का एक स्रोत है आकार, कि किसी भी संगठन का आकार कितना बड़ा है, वह आकार उस संगठन की शक्ति को निर्धारित करता है। पर हमेशा ऐसा नहीं है। अगर किसी संगठन का आकार बहुत ही ज़्यादा बड़ा है तो उस संगठन को बनाए रखने में, उसको चलाने में, उसको व्यवस्थित बनाए रखने में कई बार ये आकार बड़ी समस्या बन जाता है। तो आकार भी क्या होना चाहिए? नियंत्रित होना चाहिए। आकार को भी व्यवस्था होनी चाहिए, तभी वह आकार किस रूप में हमारे सामने आ सकता है? शक्ति के रूप में। इससे पहले अगर हम बात करें, शक्ति का एक महत्वपूर्ण स्रोत है ज्ञान, नॉलेज। और आज जिस समय हम रह रहे हैं दुनिया में, तो उसमें ज्ञान की बड़ी कदर है साहब। इसको कहा जाता है नॉलेज इज पावर। अगर आपके पास ज्ञान है तो वह क्या हो सकती है? शक्ति, जिससे हम दूसरों के व्यवहार को प्रभावित कर सकते हैं, दूसरों से अपनी बातें मनवा सकते हैं, और सामने वाला भी आपकी बात को इसलिए मानेगा क्योंकि आपके पास क्या है? ज्ञान है। तो ज्ञान कैसा है, किस स्तर का ज्ञान है, और इसी के साथ साथ ज्ञान के साथ साथ आपका व्यक्तित्व कैसा है, आपके अंदर नैतिक मूल्य कैसे हैं, आप किस प्रकार का आचरण करते हैं, ये तत्व भी किसको प्रभावित करते हैं, किसको निर्मित करते हैं? शक्ति को। तो शक्ति के स्रोतों में हम देखें ज्ञान है, आकार है, संगठन में शक्ति है। जितना मजबूत होगा, जितना बड़ा संगठन होगा, वो शक्ति आपकी उतनी बड़ी होगी। आर्थिक प्राप्तियां, कि आपके पास आर्थिक संसाधन कितने हैं। सेना, ये तकनीक, जब आधुनिक समय में युद्धों की प्रकृति बदलती जा रही है तो उस समय तकनीक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती जा रही है। तो ये चीजें जो हैं, ज्ञान, आकार, संगठन, आर्थिक तत्व, सेना, तकनीकें, ये सब क्या पैदा करती है साहब? ये शक्ति पैदा करती है। तो दीज आर द सोर्स ऑफ पावर। ये सब क्या है? शक्ति के स्रोत है। इसके अलावा हम देखें शक्ति के प्रकार। देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ पावर। शक्ति के कई प्रकार बताए जाते हैं। कहा जाता है कि साहब शक्ति जो है, एक तो साहब शक्ति हमें दिखाई देती है कि केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण। जो शक्ति एक ही व्यक्ति के हाथों में एकत्रित हो उसको केंद्रीकृत शक्ति कहते हैं, और वह शक्ति जो कई स्तरों पर विभाजित हो उसको विकेंद्रीकृत शक्ति कहा जाता है। कई बार कहा जाता है क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। जिसकी क्षेत्र विशेष तक प्रभाव हो, जिसकी बातें क्षेत्र विशेष तक ही मानी जाए, उसको क्षेत्रीय शक्ति कहा जाता है, और पूरी दुनिया में जिसकी बातें मानी जाए उसको अंतर्राष्ट्रीय शक्ति कहा जाता है। इसके अलावा हम देखें कि कुछ शक्ति ऐसी होती हैं जो कि एक पक्षीय है, द्विपक्षीय, बहुपक्षीय। तो वो है तत्वों के ऊपर डिपेंड करती है कि उसकी बात को किस रूप में लिया जाता है। और शक्ति की मात्रा और प्रभाव की दृष्टि से हम देखें कि शक्ति महान शक्ति हो सकती है, मध्यम प्रकार की शक्ति होती है, और निम्न स्तर की शक्ति हो सकती है। तो इस प्रकार शक्ति के कई प्रकार हमें देखने को मिलते हैं। मैक्स वेबर ने शक्ति के इन प्रकारों की बात की है। बेसिकली उसने सत्ता के प्रकारों की बात की है। उसने 3 प्रकार बताए थे, कानूनी अथवा भौतिक, जिसका आधार क्या है? कानून है। दूसरी परंपरागत, जो कि परंपराओं पर आधारित है, और तीसरी करिश्माती, जो कि कुछ करिश्मेटिक मूल्यों के ऊपर डिपेंड करती है। शक्ति का प्रयोग कई सारे तत्वों पर निर्भर करता है। शक्ति के प्रयोग के ऊपर कई सारी सीमाएं भी हैं। ऐसा नहीं है कि जब मन में आए हम प्रयोग कर दें। तो शक्ति के ऊपर, प्रयोग के ऊपर क्या सीमाएं हैं? व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑन द यूज ऑफ पावर? तो ये कहा जाता है कि शक्ति के प्रयोग के ऊपर कई प्रकार की देश काल परिस्थिति, कि उस समय क्या परिस्थितियां हैं, उस समाज में प्रचलित नैतिक मूल्य क्या हैं, उसमें कौन कौन से परंपराएं प्रचलित हैं। इसके अलावा हम देखें कि अन्य कई तत्व भी शक्ति को प्रभावित करते हैं, जैसे पुरस्कार, दंड, लाभ आदि तत्व जो हैं वह शक्ति के इतिहास, परस्पर सहमति, स्वीकृति, ये शक्ति को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हैं। शक्ति के बारे में 2 महत्वपूर्ण राजनीति शास्त्री हैं आधुनिक राजनीति विज्ञान में, जो शक्ति के बारे में उनके विचारों को जानना बेहद जरूरी है। और उनकी हम बात करें
वो दो राजनीतिक शास्त्री आधुनिक समय में जो व्यवस्थित तरीके से शक्ति की अवधारणा का अध्ययन किया, और उनमें हम नाम लेते हैं सब कैटलिन महोदय का और लासबेल महोदय का। कैटलिन के बारे में तो मैंने आपको पहले भी बताया कि कैटलिन ने क्या कहा कि कैटलिन ने शक्ति की राजनीति विज्ञान में इतनी केंद्रीय भूमिका मानी कि उसने राजनीति विज्ञान को शक्ति का विज्ञान कह दिया, द साइंस ऑफ पावर कह दिया। तो कैटलिन ने कहा कि देखिए प्रत्येक व्यक्ति जो है वह अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करता है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहता है, और इच्छाओं को पूरा करने के लिए उसके पास क्या होना जरूरी है? शक्ति होना जरूरी है। जब उसके पास शक्ति होगी तो वह अपनी इच्छाओं को पूरा कर पाएगा और दूसरों की इच्छाओं को अपने अनुरूप ज्ञापन कर संचालित कर पाएगा। तो दूसरों की इच्छाओं के ऊपर नियंत्रण स्थापित करने में सबसे महत्वपूर्ण तत्व किसका होता है? व्यक्ति अपनी कामनाओं को जो पूरा करना चाहता है, और यही इच्छा जो होती है वह इच्छा उसके समस्त कार्यों का आधार होती है, और इस कार्यों के आधार के पीछे जो तत्व काम करता है वो कौन सा है? शक्ति है। तो कैटलिन के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छाओं कामनाओं को प्राप्त करने के लिए किस पर आधारित है? शक्ति पर आधारित है। तो वह अधिक से अधिक शक्ति प्राप्त करना चाहता है। दूसरा है लासबेल महोदय। लासबेल भी आधुनिक राजनीति शास्त्री है और ये कैटलिन महोदय का चेला है। तो लासबेल ने एक पुस्तक लिखी साहब, हु गेट्स व्हाट व्हेन और हाउ। ये पुस्तक लिखी लासबेल महोदय ने, हु गेट्स व्हाट व्हेन हाउ। कौन क्या कौन प्राप्त करता है, कौन प्राप्त करता है, क्या, कब और कैसे। ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई साहब? लासबेल महोदय के द्वारा लिखी गई। इस पुस्तक में लासबेल ने शक्ति का एक अलग दृष्टिकोण से, अलग तरीके से प्रतिपादन किया है। उसने कहा कि किसी भी समाज में जो राजनीतिक वर्ग होता है, उच्च वर्ग होता है, उस उच्च वर्ग के पास शक्ति होती है। राजनीतिक शक्ति किस वर्ग के पास होती है? उच्च वर्ग के पास शक्ति होती है। और ये उच्च वर्ग जो है इस अपनी शक्ति के माध्यम से अपनी सुरक्षा, अपनी आय, अपना आदर समाज में प्राप्त करता है। तो यह उच्च वर्ग मध्यम वर्ग पर नियंत्रण स्थापित करते हुए अपनी सुरक्षा, आय, पद किस प्रकार प्राप्त करता है, कौन से मूल्यों का प्रयोग करता है और उसकी प्राप्ति कैसे करता है, इन सब तत्वों के ऊपर किसने बात की है? लासबेल ने बात की है अपनी पुस्तक हु गेट्स व्हाट व्हेन हाउ। तो इस प्रकार लासबेल अपनी इस पुस्तक में शक्ति का इस रूप में विश्लेषण करते हैं कि शक्ति और मूल्य दोनों परस्पर एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं। तो आज की वीडियो में हमने बात की कि शक्ति क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, इसके उत्पत्ति के स्रोत क्या है, इसके प्रकार क्या है, और लासबेल और कैटलिन जैसे राजनीतिक शास्त्री शक्ति को किस रूप में एक व्यवस्थित संकल्पना के रूप में किस प्रकार इसका प्रतिपादन करते हैं। आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे लाइक एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।